तो आज तारीख है 26 जनवरी और सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहा है। और आज की जितने भी हमारे ऐसे लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें जितना भी करंट जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज पहले अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो वही आया है कि रिपब्लिक डे या हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले रात में 8 बजे हमारे प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं। तो पहले तो उनकी स्पीच आई है, तो उन्होंने सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी है। एक न्यूज़ आई है जो आईएएस रूल्स वगैरह को लेके आई है, तो इसके बारे में थोड़ा अपन और बात कर लेंगे। एक न्यूज़ आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकारों से कि वो लोग फ्रीबीज वगैरह की घोषणा तो कर देते हैं, बट फ्रीबीज मतलब कि ये लाइट फ्री में दे देंगे, बिजली फ्री में दे देंगे, ये फ्री में दे देंगे, इतने रुपये दे देंगे, पर उन घोषणाओं को चुनाव होने के बाद में पूरी नहीं करते। तो उनको लेके एक न्यूज़ आई है। और एक न्यूज़ आई है कि पद्म अवार्ड्स की घोषणा हो गई कि पद्म अवार्ड किन्हें कैसे मिलेंगे, तो इनके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें आईएएस वाली न्यूज़ की, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रिब्यूनल है डीओपीटी, उसने बेसिकली सारे राज्यों को एट द एंड लेटर लिखा हुआ है इस समय कि सारे राज्य बताएं कि ये आईएएस कैडर के रूल नंबर 6 जो चेंज किया जा रहा है, जिसके आधार पे केंद्र पर आईएएस और आईपीएस को लेके ज़्यादा पावर आ जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बस एक ही चीज़ का है कि केंद्र जब भी चाहे किसी भी आईएएस आईपीएस को चेंज कर सकेगी और जब भी चाहे उसे अपने पास बुला सकेगी बिना राज्य की परमिशन के। तो इसी को लेकर राज्य ज़्यादा वो कर रहे हैं, अपोज। और राज्यों को ये लेटर लिखा जा चुका है, अभी राज्य से मांगी है। अगर 50% से राज्य ज़्यादा संतुतियाँ दे देते हैं इसमें, तो सीधी सी बात है इस रूल्स को लॉ बना दिया जाएगा। अब देखते हैं होता क्या। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अपनी जो पद्म अवार्ड्स के बारे में आई है। अब देखो, कल घोषणा हो गई है कि 4 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिलेगा, 17 लोगों को भूषण अवार्ड मिलेगा और 107 लोगों को पद्मश्री मिलेगा। तो पद्म, बस हमें नंबर याद रखने हैं। पद्मश्री वालों के नंबर वो नाम याद नहीं रखने, लेकिन पद्म भूषण और विभूषण वालों के हमें नाम याद रखने जरूरी हो जाते हैं। तो पद्म विभूषण की बात करें तो ये हम देखते हैं कि एक तो हमारे जो विपिन रावत है सीडीएस, उनको मिल रहा है। और दूसरा जो कल्याण सिंह है, हमारे जो फॉर्मर सीएम हुआ करते थे यूपी के, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था तब भी वही सीएम थे, तो उनको मिल रहा है। एक प्रभा अत्रे को मिल रहा है, एक क्लासिकल म्यूजियम की बहुत पारंगत थी, उनको पहले पद्म भूषण भी मिल चुका है, तो उनको विभूषण मिल रहा है। और एक राधे श्याम वो खेमका को मिल रहा है, जो हम लोग देखते हैं गीता, जो गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस पब्लिशर, जो गीता गीता वगैरह लिखती है और भी हिंदू स्क्रिप्चर्स को निकालती है, तो अलग अलग भाषाओं में निकालती है। अपने इंडिया में धार्मिक स्क्रिप्चर्स को निकालने वाली सबसे बड़ी संस्थानों में से एक है। तो गीता गोरखपुर प्रेस के ये पब्लिशर हुआ करते थे, तो इनका निधन हो चुका है, तो इनको भी पद्म विभूषण मिल रहा है। अब हम बात करें पद्म भूषण किस किस को मिल रहा है, तो हम जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद को मिल रहा है, विक्टर बनर्जी को मिल रहा है, गुरमीत बाबा है उनको मिल रहा है, नटराज चंद्रशेखरन को मिल रहा है, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, साइप्रस पूनावाला, फिर हम देखते हैं प्रतिमा राय, वरदा भट्टाचार्य, स्वामी सच्चिदानंद, कृष्ण एल्ला, फिर मधुर जेफरी हैं, देवेंद्र झांझरिया है जिन्होंने अभी ओलंपिक में हम लोगों की तरफ से पैरा ओलंपिक भी थे, नीरज चोपड़ा है, और राशिद खान है, राजीव माशरी गो है, संजय राजाराम है और वरिष्ठ त्रिपाठी है। तो ये 17 लोग हैं जिन लोगों को पद्म भूषण मिल रहा है। हमें इन सब के नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनके बाय नेम पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इनमें से किसको कौन सा अवार्ड मिला है। और अगर हम लोग बात करें पद्म अवार्ड्स की, तो 1954 से जो पद्म अवार्ड्स हैं वो देना शुरू किए गए थे, और 1978, 79 और 1993 से लेकर 97, मतलब 2 ही बार ऐसा हुआ है जब बीच में एक बार 93 से 97 के बीच में 4 साल के लिए, और एक 1978 और 79 2 साल के लिए। तो केवल 6 सालों के लिए बीच में नहीं दिए गए थे, और बाकी लगातार हर साल दिए जा रहे हैं। और बेसिकली पद्म अवार्ड्स की बात करें तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं वो पद्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, एक्सेप्ट डेंटिस्ट और साइंटिस्ट, उन लोगों को मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली सारे ही डिसिप्लिन जो होते हैं उनमें दिया जाता है कि तुमने आर्ट में कुछ अच्छा किया हो, तुमने क्राफ्ट में कुछ अच्छा किया हो, तुमने किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा किया हो, उन सब के लिए। और एक बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एचडीआई के बारे में। अब क्या ना, 5 राज्यों में चुनाव है तो उनका रोज अलग अलग आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो अभी पंजाब के आंकड़े निकल के आए हैं कि पंजाब एचडीआई में 9th नंबर पे आता है, टॉप 10 में आता है। कल हम लोगों ने यूपी का देखा था, यूपी की, तो यूपी तो लास्ट पे आ रहा था कहीं, ये टॉप 10 में है। और पंजाब में पॉवर्टी रेट जो है वो हाईएस्ट है, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे देश में, सेकंड नंबर पे आता है नीचे से। और हम लोग बात करते हैं एनीमिया की, तो उसमें 30th नंबर पे आता है टोटल राज्यों में।
ट्रेन टीचर्स की बात करते हैं तो 14 नंबर पे आता है। पॉवर्टी की बात करते हैं तो 33 राज्यों में टोटल 29 नंबर पे आता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो देश में अच्छे नंबर पे आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5वें नंबर पे आता है। तो बेसिकली ये इंडिकेटर्स ही होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि किसी भी राज्य ने पिछले 5 सालों में कितना ग्रोथ किया है किसी भी सरकार में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है पुलिस अवार्ड्स को लेके कि कल 909 ऐसे पुलिस पर्सनल्स हैं जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नामित किया गया है देश से। और उसमें भी टोटल 189 ऐसे लोग हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए किया गया है। और गैलेंट्री अवार्ड्स हम लोग जानते हैं पुलिस अवार्ड्स में सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। और हाँ, एक नेक्स्ट न्यूज़ हो रहा है वो मिलिट्री अवार्ड्स को लेके आई है। क्या है ना कि 26 जनवरी के आसपास में ही मिलिट्री अवार्ड्स, बाल पुरुष अवार्ड्स और जो क्या कहते हैं पद्म अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स सबकी घोषणा होती है। तो एक आई है मिलिट्री अवार्ड्स को लेके कि इस बार 6 लोगों को जो मिलिट्री अवार्ड्स है वो दिए जा रहे हैं। और अगर मिलिट्री अवार्ड्स की बात करें तो 1950 से मिलिट्री अवार्ड्स देना शुरू किए गए थे। ये अलग अलग चीज में दिए जाते हैं। देखो, वॉर टाइम की बात करें तो वॉर टाइम में जो 3 हमारे इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है अगर हम लोग बात करते हैं मिलिट्री में। तो वॉर टाइम के परमवीर सबसे बड़ा है। और पीस टाइम की बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो पीस टाइम की बात करें तो अशोक चक्र सबसे बड़ा है। यही हम लोग बात करते हैं वॉर पीस टाइम सर्विसेज की कि मतलब वो फ्रंट पे नहीं लड़ रहे थे लेकिन अंदर ऑफिस में उन्होंने काफी काम किया है, तो उनको सेना चक्र, नौसेना चक्र और वायुसेना चक्र मिलता है। और अगर हम लोग वॉर टाइम डिस्टिंग्विश की बात करें तो उसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा और युद्ध सेवा, ये 3 अलग अलग चक्र मिलते हैं। और इसी के साथ साथ में हम देखते हैं पीस टाइम डिस्टिंग्विश की, तो उसमें जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है वो मिलता है, फिर अति विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है और विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज में कौन कौन से मेडल दिए जाते हैं। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी टोंगा को लेके। टोंगा हम लोग जानते हैं वहीं पे जहाँ पे वोल्केनो का इरप्शन हुआ था। तो एक देश है। तो बेसिकली अभी भारत ने भी उसे 2 लाख जो डॉलर्स हैं उनकी सहायता की है। सीधी सी बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उस देश की ऑलमोस्ट सारे ही देश सहायता कर रहे हैं क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उससे। वहाँ से काफ़ी लोग मरा भी गए हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल नुकसान हुआ है, तो सब लोग मदद कर रहे हैं। तो वही यही है कि टोंगा इस समय न्यूज़ में है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। टोंगा की कैपिटल नुकू है, हम लोग जानते हैं। सीओसी हैं जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। 1 लाख लोग हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं रहती, 1 लाख पॉपुलेशन है पूरे देश की। और पेंडा बात करें तो पेंडा यहाँ की करेंसी है बेसिकली। और हाँ, पेंडा वो जो जंगल में रहने वाले पेंडा है उसी से नाम लिया गया है इनकी करेंसी का। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है यूक्रेन के बॉर्डर्स को लेकर कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर्स पे जो अपनी एक्सरसाइज है, 2 मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू कर दी है। एक तो कर दिया है जो नॉर्थ साइड में शुरू कर दी है और एक जो क्रीमिया वाला पार्ट है वहाँ पे भी शुरू कर दिया है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज वहाँ पे की ही इसलिए जा रही है, ड्रिल्स इसलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन को धमकाने के लिए किया जा रहा है। और इवन दो धीरे धीरे अब रशिया का ऐसी ऐसी मंशा लग रही है कि वो अंदर की तरफ घुसना चाहता है, क्योंकि अभी जहाँ तक हम लोग देखते हैं पिछले 1 महीने से रशिया की जो 1 लाख ट्रूप्स वगैरह जो खड़े हुए हैं यूक्रेन के बॉर्डर के पास में, वो वहां से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर थे। और ये एक्सरसाइज का बहाना करके ये लोग अब 15-10 किलोमीटर पे आ गए हैं। तो ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है बुर्किना फासो को लेके। हम लोग जानते हैं बुर्किना फासो के जो प्रेसिडेंट है रॉच मार्च, उनको पकड़ लिया गया था, मिलिट्री कूप हो गई थी। कल भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स के बारे में बात किया था। कल यूएन ने भी एक लेटर निकाला, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है उनको छोड़ दिया जाए। और जस्ट बिकॉज ऑफ, देखो अगर कोई चार्जेस हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे म्यांमार में जो आंग सान सू की को भी पकड़ा गया, उनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं जिन चार्जेस के चलते उनको जेल में रखा गया है। चाहे भले ही फेक चार्जेस हो, सही चार्जेस हो, तो बात की बात है। लेकिन जो रॉस मार्च है उनको तो बिना किसी चार्जेस के रखा गया है। तो अभी यूएन का कहना यह है कि बिना किसी चार्ज के तुम किसी देश के प्रेसिडेंट को, इवन दो वहां पे अगर मिलिट्री कूप भी हुआ, तो उनको नहीं रखना चाहिए। और वहां के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे कहा है यूएन ने कि इनको छोड़ दिया जाए। और देखो है क्या ना, बुर्किना फासो की जितनी भी ज़्यादातर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें अपन लोग पिछले 4-5 साल से देखते ही चले आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिलिट्री कूप हो ही जाता है। और बुर्किना फासो में पहले भी हो चुका है, 1990s में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था। उसके बाद तो रॉस मार्च को बनाया ही गया था। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि अभी ये फिर से हो गया है। और वही है कि टेररिस्ट अटैक्स इन पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, सिविलियन टेररिस्ट अटैक्स हो गए थे, मिलिट्री के भी काफ़ी लोग मारे गए हैं उसमें, और ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसलिए जनता ने भी मिलिट्री का सपोर्ट किया और इनको हटा दिया गया है। और
अब हाँ, इन टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए इन्होंने एक समय 2018 की बात है, 17 की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इन्होंने रशिया की मदद की मांग की थी पुतिन से। तो अगर रशिया आ जाता तो फिर मजा ही आ जाता, वो तो सबको ही पता है कि इन्हें पता ही नहीं है कि रशिया आएगा तो क्या ही, वो तो फिर खुद ही जमा लेगा सब कुछ अपना डेरा। और बस दैट्स ऑल, यही हमें इसमें जानने का था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है पीएमसी बैंक के बारे में, कि गवर्नमेंट ने जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो पीएमसी बैंक है, पीएमसी बैंक हम लोग देखते हैं अभी कुछ दिनों के लिए बैन, उसके पैसे भी रोक दिए गए थे। 2019 की बात करें तो 2019 में पीएमसी बैंक में जिन जिनके पैसे हैं उनको होल्ड कर दिया गया था। पीएमसी बैंक पे आरबीआई की आरबीआई की गवर्नमेंट में आ गई थी डायरेक्ट, वहाँ के जितने भी शेयर पर्सन है उनको निकाल दिया गया था। ऑलमोस्ट डिफॉल्टर बैंक घोषित होने वाली थी, लेकिन सरकार ने बचा लिया उसको। तो अभी पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन दोनों का मर्जर किया जा रहा है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि पीएमसी बैंक मर्जर किससे की गई, क्योंकि पीएमसी बैंक जब उस समय आई थी न्यूज में तो वो बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी, कुछ 15 दिन 20 दिन तक, महीने भर चली थी ऑलमोस्ट वही न्यूज में। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अभी इस बैंक को किस में जोड़ा जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज है जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, वो आई है रेलवे एस्पिरेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर। देखो हुआ क्या पूरा मुद्दा, ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस मैंने सोचा नॉलेज के लिए अपन डाल देते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, 2018 की बात है। 2018 में रेलवे ने 35,000 रेलवे जो वैकेंसीज हैं वो निकाली थी, अलग अलग लेवल्स में, ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे निकाली थी। उसमें तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने भाग लिया था, उन लोगों ने अपने फॉर्म डाले। उसके बाद में 3 साल तक यही चलता रहा कि होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, हुई ही नहीं। हम लोग देखते हैं 2017 से लेके 2020 आ गई, 2020 में जाके इन लोगों ने जो CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, वो CBT 1 का पेपर हुआ, जो पेपर ही तकरीबन तकरीबन 70 दिन तक चला था, 68 डेज तक चला था, रोज अलग अलग बैच में पेपर हुए। अब सोचो CBT 1 हो चुका है, CBT 2 करना है, उसके बाद Tier 3 भी करना है, 3 पेपर के बाद में जाके तब तुम कहीं पे दे पाओगे इन लोगों को जॉब। फिर मेरिट भी बनेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। और अभी CBT 2 का पेपर बेसिकली अगले महीने फरवरी में होना है, और उसको भी सरकार जस्ट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन स्थगित करने की बात कर रही है। तो पिछले 5 साल हो गए ये लोग पेपर ही दे रहे हैं, एक ही पेपर मेट का हुआ है सब कुछ, और 1.25 करोड़ लोगों ने जिसमें फॉर्म भरा था, सोचो। तो इसको ही लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इवन तो एक चीज और हो गई है, देखो जैसे लेवल 1 है उसमें 12th क्लास के लोग डाल सकते हैं, लेवल 2 है उसमें केवल ग्रेजुएट लोग डाल सकते हैं, लेवल 3 है उसमें ग्रेजुएट प्लस जिनके पास में टेक्निकल डिप्लोमा है वो लोग डाल सकते हैं, ऐसा सीन था। तो ये अलग अलग पोस्ट थी। इन लोगों ने क्या किया कि कोई भी किसी में भी डाल सकता है, तो एक अकेला व्यक्ति ना तीनों पोस्टों में फॉर्म डाल के बैठा है, और पेपर अलग अलग दिन होते हैं तो वो आराम से पेपर भी दे देता है, और वो तीनों में पास हुआ बैठा है। और अभी जो CBT 2 है उसमें जितने भी एस्पिरेंट इनको चुनने हैं उसके केवल 10 गुना बुलाए हैं। तो 10 गुना में भी ये कहा जा रहा है कि कम से कम 20% एस्पिरेंट तो वो हैं जो तीनों में पास हुए बैठे हैं। तो इस वजह से वो लोग दूसरों की सीटों को खा रहे हैं। तो इसको भी लेके काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे रेल वगैरह रोक ली गई, दिल्ली में प्रोटेस्ट चला, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यूपी वगैरह में भी प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बहुत मतलब प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है इसको लेके। अब देखते हैं इसके लिए रेलवे क्या करती है। बस हमें पता होना चाहिए कि अगर देश में कोई बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है तो किस वजह से। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन को लेके, जो हम लोग जानते हैं BOC कहा जाता है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है सत्येंद्र प्रकाश, उनको कल नेशनल अवार्ड फॉर इनहेंसिंग इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट देने की घोषणा कर दी है। ये भी एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड है, बाद में ये हर साल नहीं दिया जाता। ये किसी ने मतलब इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया हो, तो उसके लिए दिया जाता है। तो ये इस बार जो हमारे BOC के DG है सत्येंद्र जो प्रकाश, उनको मिलने वाला है। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है ट्विटर कंटेंट को हटाने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें ना पिछले साल 2021 में, तो ट्विटर से अब उसके कंटेंट हटाने की कहने वाला या हटवाने वाले टॉप देशों में, टॉप 5 देश में इंडिया 4th नंबर पे है। फर्स्ट पे जापान है जिसने ट्विटर से सबसे ज्यादा कंटेंट हटवाया, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे टर्की है, 4th पे इंडिया है, और 5th पे है साउथ कोरिया। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स को लेकर। देखो जब भी हम बात करते हैं ना दुनिया में देशों के करप्शन की, तो करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स दुनिया में सबसे अच्छा इंडेक्स माना जाता है करप्शन के बारे में बताने में, कि जो देशों के सही करप्शन को बताता है। और जब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है बेसिकली जिसके द्वारा रिलीज किया जाता है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में एक संस्था बनाई गई थी जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है।
तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इंडिया 180 कंट्रीज में 85th नंबर पे आता है करप्शन को लेकर। तो इंडिया की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाद में 2015 में अपन लोग 76 नंबर पे आते थे, अभी तो और पीछे ढकल गए हैं। और अगर हम लोग बात करें 2016 में जो ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स है, उसके हिसाब से 21st नंबर पे आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ओवरऑल दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है बेसिकली। और अगर टॉप की कंट्रीज की बात की जाए जहां पे सबसे कम है वो करप्शन, तो नंबर 1 पे डेनमार्क है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है। और अगर हम लोग बात करें लास्ट कंट्रीज की, तो लास्ट पे सीरिया है और सोमालिया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है रिपब्लिक डे को लेके। देखो रिपब्लिक डे है आज, 73rd रिपब्लिक डे है हम लोगों का, हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैंने सोचा और भी रिपब्लिक डे से जो जुड़ी हुई बातें उन सबको ही कवर कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। देखो रिपब्लिक डे वैसे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को ही बन गया था। बट 1930 को हम लोगों ने रावी नदी किनारे झंडा फहराया था और स्वराज दिवस की घोषणा की थी, और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 26 जनवरी को तय किया था कि रिपब्लिक डे मनाएंगे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कल्चर्स है, हेरिटेज है, मिलिट्री पावर्स है, इन सबको हम लोगों की परेड में दिखाया जाता है। इस बार 12 स्टेट और 9 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो अपनी अपनी झांकियां भी लेके आ रही हैं। और जो हम देखते हैं पहले इसका नाम किंग स्वेयर होता था, फिर किंग स्वेयर से इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने रिपब्लिक डे परेड कर दिया था। और 1955 तक हम लोग देखते हैं किंग स्वेयर ही नाम यूज किया जाता रहा था। 1955 के बाद में हम लोगों ने रिपब्लिक डे परेड इसका नाम किया है। और एक समय था जब 21 तोपों की सलामी लोग कहते थे ना, तो 21 कैनन्स को चलाया जाता था जब परेड होती थी। अब आज की बात करें तो आज 25 कैनन्स को चलाया जाता है रिपब्लिक डे परेड में। जब राष्ट्रगान होता है उस समय चलाए जाते हैं कैनन्स। और अगर बात करें तो ये परेड टोटल 9 किलोमीटर की होती है, जिसमें तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से लोग चलते हैं बेसिकली। तो तकरीबन ये मान लो कि 1 घंटे 40 मिनट में पूरी परेड खत्म हो जाती है। और राजपथ पे होती है, इतना हमें पता ही है। और फ्लाइंग पोस्ट भी होता है इसमें, फिर और स्कूल्स वगैरह भी भाग लेते हैं। हमारे जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, हमारे जितनी भी आर्मी कैडेट्स ग्रुप्स, सारे के सारे लोग इसमें भाग लेते हैं अपनी अपनी। और बाय द वे इस परेड की स्टार्टिंग में अवॉइड विथ मी गाना बजाया जाता था, जो इस साल से हटा दिया गया है। अपन लोगों ने इसके बारे में काइंड में बात भी की थी। और टोटल इस परेड को करवाने में 450 करोड़ का खर्चा होता है। और इसमें देखो पूरी परेड में जब भी अपन रिपब्लिक की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज आती है फ्लैग, हमारा झंडा। तो झंडा हम लोग जानते हैं 2:3 का जो झंडा है वो फहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें कि झंडा कैसे बना था हमारा, तो 1904-1906 में हम लोग देखते हैं जो सिस्टर निवेदिता थी उनके द्वारा। सिस्टर निवेदिता हम लोग जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू के साथ में रहती थी। उनके बाद में उनके द्वारा झंडा बनाया गया सबसे पहले। फिर 1906 में आके हम लोग देखते हैं जो 3 स्ट्रिप का झंडा है, उसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, जो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के में आया था 1906 में। फिर 1907 में जो सेफ्रॉन फ्लैग है, मतलब सेफ्रॉन कलर है, वो फ्लैग में हमारे में आया था। और बाय द वे जो भीकाजी कामा है जर्मनी में, उन्होंने उसको सेफ्रॉन कलर किया था सबसे पहले बात की जाए तो। फिर हम देखते हैं 1916 में आके जो आज का हम लोग देखते हैं 3 कलर का जो फ्लैग है, उसको पिंगली वेंकैया ने बनाया था। बेसिकली बीच में चक्र भी था, ये पूरा पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और वो ऐसा चक्र नहीं था, बेसिकली वो चरखे वाला चक्र था, तो बीच में चरखा था और 3 स्ट्रिप थी। फिर बाद में इसको फिर बदल दिया जाता है। 1917 में हम लोग सप्तऋषि का एक झंडा चुन लेते हैं, जिसमें हम लोग चाहते थे ना 1917 के टाइम पे कि डोमिनियन बन जाए। तो उसमें आधा झंडा ब्रिटिश का, आधा झंडा इंडिया का, ऐसा कलर होता है, और 7 स्टार होते हैं। फिर 1921 में इसको 2 कलर का कर दिया जाता है, जो रिलीजन को दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दिखाता है। फिर बाद में तय किया जाता है कि नहीं, हमें झंडा अपना किसी भी रिलीजन पे नहीं रखना चाहिए। 1931 के आते आते इसको फिर से ट्राई कलर कर दिया जाता है और पिंगली वेंकैया वाले झंडे को फिर से ले लिया जाता है। और बाद में 22 जुलाई 1947 को जो हमारी संविधान सभा है उसके द्वारा आज का जो इंडिया का फ्लैग है उसको अपना लिया जाता है। और बेसिकली पहले जब फ्लैग बना था ना, तो हर किसी को इसको फहराने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 20 फरवरी 2002 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के तहत, जो आर्टिकल नंबर 19(1) में आता है, उसके तहत हर व्यक्ति कुछ मानकों को फॉलो करते हुए, जिसमें हमारे फ्लैग की बेअदबी ना हो रही हो, कोई भी अपने घर पे उस झंडे को फहरा सकता है। तो आज भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं और जितने भी लोग हैं, सबको ये आज़ादी है कि झंडे को, हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसको अपने घर पे फहरा सकते हैं। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ चीजें थी रिपब्लिक डे के बारे में जानना जरूरी थी। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है नेशनल कस्टम डे को लेकर। देखो आज 26 जनवरी है,
आज के दिन ही जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, 183 इसके मेंबर्स हैं, और 26 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन आज ही के दिन स्थापना हुई थी, इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल कस्टम डे भी आज ही मनाते हैं। और कस्टम हम लोग जानते हैं, कोई भी आने जाने वाली चीजें हैं उनकी जांच रखना, उनको देखना, इन सब के लिए काम आते हैं, काम करने वाली संस्थान है बेसिकली। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है आर नागा स्वामी के बारे में। आर नागा स्वामी, जो लोग नहीं जानते, बहुत बड़े हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट रहे थे एक समय पे। उनकी अभी मृत्यु हो गई है। वो पद्म भूषण भी थे हमारे इंडिया में। 1930 में इनका जन्म हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ, हम लोग देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इन्होंने एमए की थी। बाद में हम देखते हैं पीएचडी पुणे यूनिवर्सिटी से की थी। फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर जनरल भी रहे थे इंडिया के। उसके बाद में मतलब जितनी भी एक्सकेवेशंस वगैरह हम लोग बात करते हैं ना 1970 से लेकर 1980 के बीच में, तो ज़्यादातर में आर नागा स्वामी ही मेन हेड रहे थे। उसके बाद में हम देखते हैं भैरवेश्वर की बात करें, फिर मोमेंटल लेगेसी सीरीज की बात करें, मतलब ये कुछ बुक हैं जो उनको द्वारा लिखी गई हैं कि आर्ट एंड द रिलीजन ऑफ द भैरवास, आर्ट एंड द कल्चर ऑफ तमिलनाडु, मोमेंटम लेगेसी सीरीज महाबलीपुरम, द सीरियस आर्ट ऑफ द स्केर्ड चोला ब्रॉन्ज फ्रॉम द साउथ इंडिया। फिर हम देखते हैं कि भूषण युगा और भस्व युगा, ये कुछ किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, और ये ऑलमोस्ट सभी को पढ़ाई जाती है और बहुत अच्छी किताबें। इनमें से मैंने 3-4 किताबें तो मैंने पर्सनली पढ़ी हैं जो बहुत अच्छी हैं। तो दैट्स ऑल। बस हमें पता होना चाहिए कि आर नागा स्वामी कौन थे। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है बुद्धादेव भट्टाचार्य के बारे में। देखो, हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि किस किस को पद्म भूषण मिले हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा भी है जिन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया, वो है बुद्धादेव भट्टाचार्य। बुद्धादेव भट्टाचार्य कौन है? ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं पहले। तो इन्होंने पद्म भूषण इस बार इनको दिया जाने वाला था, पर इन्होंने साफ रिजेक्ट कर दिया है। और जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से रिजेक्ट किया है कि इनको पहले से बताया नहीं गया। अब देखो, ये तो देखो पहले से होता क्या है, हमारी होम मिनिस्ट्री जैसे किसी को भी पद्म विभूषण देने वाला है, पद्म भूषण कोई भी अवार्ड मिलता है, तो पहले से नोटिफाई करती है कि हाँ आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो जब उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ जाता है तब वो उन्हें बुला के अवार्ड दे देती है, सिंपल सी बात है। लेकिन इनको नोटिफिकेशन नहीं भेजा, इन्हें सीधे सीधे लेटर भेज दिया कि आ जाओ, आपको इतनी तारीख को अवार्ड लेने आना है। तो इनका कहना ये है कि मुझसे पूछा नहीं गया, तो इसलिए मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। लेकिन सच बात बोले तो इनके जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये इनके पर्सनल मैटर हैं जिन वजह से इन्होंने लेना मना कर दिया है। बट वही है कि कुछ ना कुछ चीज़ से तो डाकना ही था, तो इन्होंने कह दिया कि हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया इसलिए। तो दैट्स ऑल। और अगर आज की बात करें तो आज का एडिटोरियल तो कोई भी ऐसा नहीं आया है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी हो। तो दैट्स ऑल। अगर बात करते हैं 26 जनवरी की, तो यही कहना था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।